Assalamualaikum and welcome to Yasir's Learning Hub. लर्निंग प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स यूजिंग सी लैंग्वेज ट्यूटोरियल की सीरीज़ में आज जो हमारे टॉपिक्स हैं वो हैं ऑपरेटर्स इन सी लैंग्वेज। तो स्पेशली हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटर सी में कौन कौन से मौजूद हैं और हमारा मेन फोकस होगा अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस यूजिंग अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर। तमाम तो लैंग्वेजेस में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ऑपरेटर्स यूज़ होते हैं। इसी तरह से सी में भी डिफरेंट तरह के ऑपरेटर्स मौजूद हैं। तो आइए हम वन बाय वन सी में जो डिफरेंट ऑपरेटर्स मौजूद हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। जो फर्स्ट कैटेगरी हम डिस्कस करने जा रहे हैं हम उन्हें कहते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर सी में 5 है, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉडुलस डिवीजन। जो आज हमारा मेन टॉपिक होगा वो यही होगा। हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे आफ्टर डिस्कसिंग ब्रीफली अबाउट ऑल अदर कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर्स। सेकेंड जो कैटेगरी है वो असाइनमेंट ऑपरेटर। इक्वल ऑपरेटर को हम असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं सी लैंग्वेज में। उसके बाद जो हमारे पास कैटेगरी है वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स और कंपैरिजन ऑपरेटर्स, क्योंकि ये ऑपरेटर्स जो यूज़ होते हैं दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। और इन ऑपरेटर्स के बारे में जब हम कंडीशनल इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे लाइक इफ एल्स तो डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरह लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, तो ये भी जब हम इफ एल्स की कमांड सीखेंगे, कंडीशनल इंस्ट्रक्शन सीखेंगे तो उसमें हम इनको फर्दर डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो सी में ऑपरेटर है उसको हम कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर कहते हैं। इट इज़ इक्विवेलेंट ऑफ इफ एल्स कमांड। तो ये भी जब हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स जब हम लूप्स या आइट्रेशंस पढ़ेंगे तब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो इसके बाद जो सी में ऑपरेटर्स हैं वो बिटवाइज ऑपरेटर्स, और ये बिटवाइज ऑपरेटर्स बिट मैनिपुलेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। तो बिटवाइज ऑपरेटर्स पे हम एक पूरी कंप्लीट वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हमारे पास है शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स का मतलब है कि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल ऑपरेटर या असाइनमेंट ऑपरेटर एंड सम अदर ऑपरेटर्स लाइक बिटवाइज एंड अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। तो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, हम इन ऑपरेटर्स की क्लासिफिकेशन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अगर हम देखें ऑपरेटर्स को क्लासीफाई जो किया जाता है यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स और टर्नरी ऑपरेटर्स में किया जाता है। लेकिन इनको समझने से पहले हमें समझना होगा कि जब भी हम कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक बहुत सिंपल ऑपरेशन लिखा हुआ है 10 + 5। तो प्लस यहाँ पे क्या है, इट इज़ कॉल्ड एज ए ऑपरेटर, और 10 और 5 क्या है, ऑपरेंड्स हैं। यानी ऑपरेंड्स का मतलब ये है कि वो वैल्यूज जिन पे ऑपरेटर अपना एक्शन या अपना ऑपरेशन परफॉर्म करे, ठीक है। तो ये जो क्लासिफिकेशन है यूनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेटर, टर्नरी ऑपरेटर, बेसिकली ये क्लासिफिकेशन डिपेंड करती है नंबर ऑफ ऑपरेंड्स पे। तो अगर हम कहते हैं कि कोई ऐसा ऑपरेटर है जो सिंगल ऑपरेंड पे अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर सकता है, अपना काम परफॉर्म कर सकता है, तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारे पास आते हैं बाइनरी ऑपरेटर्स, यानी ऐसे ऑपरेटर्स जहां मिनिमम जो ऑपरेंड्स हमें रिक्वायर्ड है वो 2 हैं। तो हमारे पास ये देखें जो 10 + 5 है, तो ये जो प्लस ऑपरेटर कहलाएगा ये कहलाएगा बाइनरी ऑपरेटर बिकॉज इट रिक्वायर्स 2 ऑपरेंड्स। इसी तरह से फिर थर्ड हमारे पास जो कैटेगरी है वो टर्नरी ऑपरेटर्स की। तो टर्नरी ऑपरेटर्स ऐसे ऑपरेटर्स को कहा जाता है जिसमें ऑपरेंड्स की तादाद 3 हो। तो हम आगे चल के देखते हैं कि जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको ऑपरेटर्स की टाइप्स बताई, तो हम इन ऑपरेटर्स को एज ए यूनरी ऑपरेटर या बाइनरी ऑपरेटर या टर्नरी ऑपरेटर क्लासीफाई करें तो किस तरह से करें। तो यूनरी ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, तो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर जो प्लस प्लस माइनस माइनस है, इट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ यूनरी ऑपरेटर्स। तो जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि प्लस प्लस और माइनस माइनस ऑपरेटर को अपना ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए जस्ट सिंगल ऑपरेंड रिक्वायर्ड होगा। इसी तरह से लॉजिकल नॉट एंड बिटवाइज नॉट ऑपरेटर्स हैं, तो हम इनको भी डिस्कस करेंगे जब, तो आप देखेंगे कि इन ऑपरेटर्स में भी जस्ट हमें सिंगल ऑपरेंड रिक्वायर्ड होगा। बाइनरी ऑपरेटर्स में ये तमाम तरह ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर है, रिलेशनल और कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं, बिटवाइज ऑपरेटर्स हैं या शॉर्ट हैंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो ये तमाम तरह ऑपरेटर्स बाइनरी ऑपरेटर्स कहलाते हैं, क्योंकि इन तमाम तरह ऑपरेटर्स में जब हम इनको यूज़ करते हैं तो हमें ऑपरेंड्स कम से कम हमें 2 ऑपरेंड चाहिए होते हैं। तो दीज ऑपरेटर्स अप्लाई देयर ऑपरेशन ऑन 2 ऑपरेंड्स और फाइनल फिर हमें रिजल्ट मिलता है सिंगल। टर्नरी ऑपरेटर हम कंडीशनल ऑपरेटर को कहते हैं। तो जब हम इस ऑपरेटर को डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे कि इस ऑपरेटर को अपना ऑपरेशन मुकम्मल करने के लिए 3 ऑपरेंड्स रिक्वायर्ड होते हैं। सो आई होप कि ये आपको क्लासिफिकेशन समझ में आ चुकी होगी। तो रिमेनिंग जो पार्ट इस वीडियो का उसमें हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स और असाइनमेंट ऑपरेटर्स को डिस्कस करेंगे, और यही आज हमारा मेन टॉपिक है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज़ करके अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस हम किस तरह से बनाएं और किस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करें।
जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि हमारे पास 5 अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड एंड मॉडुलस डिवीजन। तो वन बाय वन हम इन्हें डिस्कस करते हैं। ये बहुत सिंपल ऑपरेटर्स हैं। एडिशन के लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं, ठीक है ना। और जैसे कि 10 + 5 तो रिजल्ट क्या आ गया 15। सब्ट्रैक्शन के लिए हम माइनस का सिंबल यानी हाइफन एज ए माइनस सिंबल यूज करते हैं। तो 10 - 5 रिजल्ट इज 5। इसी तरह से अगर हम मल्टीप्लीकेशन को देखें तो सी में मल्टीप्लीकेशन के लिए स्टार या एस्टेरिक्स की साइन हम यूज करते हैं। तो 10 × 5 = 50। इसी तरह डिवीजन के लिए हम स्लैश फॉरवर्ड स्लैश यूज करते हैं, 10/5 = 2। इसी तरह से मॉडुलस डिवीजन, मॉडुलस या इसको रिमाइंडर डिवीजन भी कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हमें रिमाइंडर रिटर्न होता है। तो अगर आप 10 को 5 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर विल बी 0। इसी तरह आप 13 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट द रिमाइंडर 3, ठीक है। इसी तरह से याद रखिएगा कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप अगर डिवाइड करें वैल्यू को और इट इज़ नॉट डिविजिबल बाय द डिवाइजर, तो जो एक्चुअल आपका फर्स्ट ऑपरेंड है इट विल बी काउंटेड एज ए रिमाइंडर, ठीक है। तो आई होप कि ये अर्थमेटिक ऑपरेटर्स तो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन ऑपरेटर्स को हम यूज करके किस तरह से अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं। तो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्या है? दोज इंस्ट्रक्शंस ऑफ सी विच यूज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स टू मैनिपुलेट द डेटा आर कॉल्ड अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस। यानी ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो इन ऑपरेटर्स को यूज करें सी में, तो हम ऐसी इंस्ट्रक्शंस को अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए 7 + 8 - 4 × 3 + 8 मॉडुलस डिवीजन 2। तो दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बिकॉज इट इज यूजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अनदर एग्जाम्पल जिसमें हम x, y, z एज ए वेरिएबल यूज कर रहे हैं, तो आप वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स को मिला के कंबाइन करके भी अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस क्रिएट कर सकते हैं। तो सेकंड एक्सप्रेशन में हमने वेरिएबल्स यूज किए। इसी तरह से ये थर्ड एक्सप्रेशन ये भी अर्थमेटिक ऑपरेटर्स यूज करिए, इट इज ऑल्सो अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। अब आपको हम एक टास्क देते हैं कि आप क्या करें कि इस वीडियो को पॉज करें पहले, और पॉज करने के बाद आप कैलकुलेट करें कि इस एक्सप्रेशन को जब हल किया जाएगा तो उसका जवाब क्या आएगा। जी, तो उम्मीद है कि अब तक आपने कैलकुलेशन कर ली होगी और आपका जो रिजल्ट आया उसको आपने अपने पास नोट कर लिया होगा। तो आइए देखते हैं कि कंप्यूटर इस एक्सप्रेशन को कैसे हल करेगा। तो कंप्यूटर इस एक्सप्रेशन को हल करने के लिए कुछ रूल्स यूज करता है जिसे हम कहते हैं ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स, ठीक है ना। तो एज पर ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स सबसे जो हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो पैरेंथेसिस को मिली हुई होती है। यानी अगर कोई एक्सप्रेशन पैरेंथेसिस के अंदर है तो कंप्यूटर सबसे पहले उस एक्सप्रेशन को जो पैरेंथेसिस के अंदर है एवेल्यूएट करेगा और उसे सॉल्व करेगा। उसके बाद जो प्रायोरिटी मिली हुई है वो मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर्स को मिली हुई है, ठीक है ना। और उसके बाद जो नेक्स्ट लेवल पे है वो प्लस माइनस। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक ही एक्सप्रेशन में, सिंगल एक्सप्रेशन में सेम लेवल के, एक ही एक्सप्रेशन में सेम लेवल के एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स आ सकते हैं। जैसे मल्टीप्लाई, डिवाइड और मॉडुलस डिवीजन, इनकी एक ही प्रायोरिटी है। तो फिर कंप्यूटर पहले किसको सॉल्व करेगा? तो उसके लिए जो रूल यूज़ किया जाता है एसोसिएटिविटी का, इट इज़ लेफ्ट टू राइट, यानी लेफ्ट से जो ऑपरेटर पहले आ जाएगा विद द सेम प्रायोरिटी उसे पहले हल किया जाएगा। तो आइए अब ये एक्सप्रेशन हम देखते हैं कि इसको कंप्यूटर किस तरह से सॉल्व करेगा बेस्ड ऑन दीज रूल्स। तो दिस इज द एक्सप्रेशन एंड हेयर इट इज कि सबसे पहले अगर आप देखें इसमें प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लाई भी है। तो हमने देखा था इसमें कोई भी पैरेंथेसिस नहीं है। तो उसके बाद जो प्रायोरिटी लेवल है वो मल्टीप्लाई और डिवाइड और मॉडुलस डिवीजन का है। लेकिन इन तमाम तर में जो हमें पहले एक्सप्रेशन मिल रही है वो 3 × 4, तो इट विल बी सॉल्व फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें जब ये सॉल्व हो गया तो वी गॉट दिस एक्सप्रेशन, और उसमें फिर हमारे पास अगर यहाँ से हम देखें प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, अगेन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जब हम स्कैन कर रहे हैं तो वी गॉट 2 × 5 हेयर। तो नाउ दिस एक्सप्रेशन विल बी सॉल्व्ड, ठीक है ना। उसके बाद अगर हम देखते हैं कि वी गॉट दिस एक्सप्रेशन एज ए रिजल्ट, तो इसमें अब हम जो प्रायोरिटी देंगे, यानी इसमें जो एक्सप्रेशन अब हल होगी वो होगी रिजल्ट हमें यहाँ से मिला 10 / 10, सो इट विल बी सॉल्व नाउ। उसके बाद नेक्स्ट 1 मॉडुलस डिवीजन 4 ये हल हो जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें प्लस माइनस की सेम प्रायोरिटी है, तो पहले जो एक्सप्रेशन आ रही है प्लस की 8 + 3 ये हल हो जाएगी। उसके बाद 11 - 12 को हल किया जाएगा। उसके बाद यहाँ से जो रिजल्ट मिला हमें -1, ठीक है ना, +6 सॉल्व किया जाएगा एंड देन 5 - 2 एंड देन 3 + 1, सो फाइनल रिजल्ट इज 4। तो अब आप चेक करें कि जो आपने कैलकुलेशन की है क्या उसका रिजल्ट 4 आ रहा है। अगर नहीं आ रहा तो आपने कहाँ मिस्टेक की है। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस रूल्स
आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप जब प्रोग्राम्स बनाते हैं उनमें डिफरेंट तरह की कैलकुलेशंस देते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्सप्रेशंस जो हम दे रहे हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, कंप्यूटर ने किस तरह से सॉल्व करेगा। तो आइए अब नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर क्या है। इन सी इक्वल साइन इज यूज एज एन असाइनमेंट ऑपरेटर, यानी जो इक्वल साइन है इसको हम एज ए असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करते हैं, ठीक है। इट इज यूज टू असाइन और स्टोर अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, यानी जो इक्वल ऑपरेटर है ये हम किस लिए यूज करते हैं, ताकि हम किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू अगर असाइन करना चाहें तो कर सकें। तो रिकॉल करें कि आपको वैल्यूज जब वेरिएबल्स में स्टोर करना होती है तो उसके दो मेथड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं, और वो दो मेथड्स क्या थे। पहला मेथड ये था कि इनिशियलाइजिंग अ वेरिएबल विच मींस स्टोर अ वैल्यू टू अ वेरिएबल व्हाइल डिक्लेयरिंग इट, यानी जब हम वेरिएबल को इनिशियलाइज करें तब हम किसी वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। एक ये मेथड पढ़ा था। दूसरा मेथड हमने पढ़ा था यूजिंग स्कैनएफ, अगर हम रन टाइम पे कोई वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हैं तो फिर हम स्कैनएफ फंक्शन को यूज करते हैं, तो स्कैनएफ भी हम पढ़ चुके हैं। जो थर्ड मेथड है वो है कि हम असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करके किसी भी वेरिएबल में कोई डेटा स्टोर कर सकते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं। सो यूज असाइनमेंट ऑपरेटर टू स्टोर अ वैल्यू टू अ वेरिएबल, किस तरह से होगा। तो आइए अब सिंटैक्स देखते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर को हम सी में किस तरह से यूज करें, क्योंकि हम पहले दो मेथड पहले से सीख चुके हैं। तो अब हम आ रहे हैं मेथड 3 की तरफ और सिंटैक्स देखते हैं कि हाउ टू यूज असाइनमेंट ऑपरेटर, ठीक है। तो सिंटैक्स हमारे पास ये है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल ऑपरेटर की आप एक वेरिएबल देंगे और राइट हैंड साइड पे आपके पास चॉइस है, या तो आप कोई कांस्टेंट दे सकते हैं या फिर आप कोई और वेरिएबल दे सकते हैं या फिर कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो चलिए इस सिंटैक्स को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो असाइनमेंट ऑपरेटर स्टोर्स द वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द राइट हैंड साइड ऑपरेंड टू द वेरिएबल स्पेसिफाइड ऑन लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट हैंड साइड पे जो हमारे पास वेरिएबल है उसमें राइट हैंड साइड में से वैल्यू जो भी मिलेगी वो स्टोर होगी। तो लेफ्ट हैंड साइड जो हमारे पास है वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल होगा। लेफ्ट साइड ऑपरेंड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर मस्ट बी वेरिएबल, तो यानी एक सिंगल वेरिएबल ही होना चाहिए हमेशा लेफ्ट साइड पे। तो राइट साइड पे क्या हो सकता है, राइट साइड पे कोई कांस्टेंट हो सकता है, कोई वेरिएबल हो सकता है, या फिर कोई अरिथमेटिक एक्सप्रेशन हो सकती है, ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल हम देखते हैं फर्स्ट कि अगर वेरिएबल, यानी हम इस पार्ट को जस्ट डिस्कस कर रहे हैं कि वेरिएबल इक्वल्स टू कांस्टेंट, तो अगर वेरिएबल इक्वल्स टू कांस्टेंट इस सिंटैक्स को हम यूज करें तो दिस इज द एग्जांपल। सपोज करें एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया, लेकिन जब डिक्लेयर किया उसमें हमने कोई वैल्यू स्टोर नहीं की, इनिशियलाइज नहीं किया उसे, बाद में हमने स्कैनएफ के थ्रू वैल्यू नहीं देनी। अगर हम चाहते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू वैल्यू दें तो हम लिखेंगे ए जो हमारे पास है ये लेफ्ट हैंड साइड का वेरिएबल आ गया और इक्वल साइन और उसके बाद कांस्टेंट वैल्यू, फिक्स वैल्यू, तो 10 असाइन हो जाएंगे ए वेरिएबल में, यानी ए वेरिएबल की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 10। तो दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल। तो आइए अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो इसमें देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी वेरिएबल दिया, राइट हैंड साइड पे भी वेरिएबल दिया है। ये हमारे पास कुछ वेरिएबल्स हैं ए बी सी, ठीक है। तो हमने ए की वैल्यू दे दी है 20, ठीक है। अब 20 जो वैल्यू है हम चाहते हैं कि हम यही वैल्यू बी वेरिएबल में भी असाइन कर दें लेटर ऑन। तो ये देखिए हमने लेफ्ट हैंड साइड पे बी लिखा हुआ है और राइट हैंड साइड पे ए लिखा हुआ है। तो द वैल्यू ऑफ ए विल बी असाइंड टू बी वेरिएबल। इसी तरह से आइए हम थर्ड एग्जांपल देखते हैं, वेरिएबल इक्वल्स टू अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। तो लेफ्ट साइड पे वेरिएबल है और राइट साइड पे कोई एक्सप्रेशन आएगी अरिथमेटिक। तो ये सेम हमारे पास वेरिएबल है, ए इक्वल्स टू 20, बी इक्वल्स टू 10 एंड सी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दी हुई है, इट विल बी सोल्व, ठीक है ना। तो इस एक्सप्रेशन को हल किया जाएगा और इसका जो भी रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट जाके स्टोर होगा इस सी वेरिएबल में जो लेफ्ट हैंड साइड पे। तो आई होप कि ये तीनों एग्जांपल्स आपको समझ में आ गई होंगी। तो दिस इज हाउ वी कैन यूज असाइनमेंट ऑपरेटर। तो असाइनमेंट ऑपरेटर को इस्तेमाल करना बहुत आसान है और ये थर्ड मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी वेरिएबल में डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आइए अब नेक्स्ट हम एक कंप्लीट प्रोग्रामिंग एग्जांपल देखते हैं कि हम किस तरह से अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शंस और असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज करते हैं किसी सी प्रोग्राम में। तो आइए यहाँ हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल ऑफ अरिथमेटिक एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। तो हम वाइड मेन लिखते हैं, कर्ली ब्रैकेट, लास्ट में कर्ली ब्रैकेट एंड, और गेट ch हम इसलिए दे रहे हैं कि जो टर्बो सी की आईडी हम यूज कर रहे हैं उसमें हम स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यूज करें कैरेक्टर इनपुट फंक्शन, ताकि बिफोर एग्जिटिंग हम आउटपुट स्क्रीन देखें और कोई की प्रेस करें तो फिर प्रोग्राम एग्जिट हो। सो एनीवेज अब हम स्टार्ट करते हैं मेन कोड जो हमारा है। तो उसमें सबसे पहले हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 वेरिएबल्स हम डिक्लेयर किए और सबकी टाइप इंटीजर रखी है हमने, A B C D E F G। क्लियर स्क्रीन कमांड यूज कर रहे हैं ताकि स्क्रीन इरेज हो जाए बिफोर शोइंग द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम।
अच्छा, तो सबसे पहले जो हमारा मैसेज है वो है एंटर फर्स्ट वैल्यू, प्रिंट एफ कमांड के थ्रू हम यूज़ कर रहे हैं। स्कैन एफ कमांड हमने यूज़ किया ताकि फर्स्ट वैल्यू जो हम इनपुट लें वो ए वेरिएबल में स्टोर हो जाए रन टाइम पे। सेकंड हम वैल्यू इनपुट ले रहे हैं और उसको बी वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। उसके बाद अब हम परफॉर्म करेंगे कुछ अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और असाइनमेंट ऑपरेटर भी यूज़ करेंगे। तो ये ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए मल्टीप्लाई बी, तो ये हमारी अर्थमेटिक एक्सप्रेशंस हैं। और इस तरफ ये इक्वल ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं विच इज़ असाइनमेंट ऑपरेटर। तो ओवरऑल यहाँ पे हम दोनों ही यूज़ कर रहे हैं, अर्थमेटिक एक्सप्रेशन और असाइनमेंट ऑपरेटर। तो जो फर्स्ट ए और बी का सम है वो फर्स्ट वेरिएबल जो यहाँ हमने दिया हुआ है लेफ्ट साइड पे सी, तो इसमें स्टोर हो जाएगा। डी में सब्ट्रैक्शन स्टोर होगी ए और बी की। ई में हमारे पास मल्टीप्लिकेशन स्टोर होगी। एफ में डिवीजन का जो रिजल्ट आएगा वो स्टोर होगा। और ए को जब हम डिवाइड करेंगे बी से तो जो रिमाइंडर होगा वो जी वेरिएबल में स्टोर होगा। तो अब हम इन कमांड्स प्रिंट एफ के थ्रू आउटपुट शो कर रहे हैं। फर्स्ट परसेंट डी जो लिखा हुआ है इसकी जगह पे ए की वैल्यू प्रिंट होगी, प्लस साइन अपीयर होगा और उसके बाद सेकंड जो परसेंट डी है यहाँ पे बी की वैल्यू प्रिंट होगी और इक्वल साइन प्रिंट होगा और उसके बाद थर्ड परसेंट डी हम जो दे रहे हैं वहाँ पे सी की वैल्यू प्रिंट होगी। तो इसी तरह से आप देखें कि तमाम तर इंस्ट्रक्शंस में हमने ए बी को यूज़ किया है कि क्योंकि हमारे फर्स्ट दो ऑपरेंड्स वो सेम ही है और जो थर्ड यहाँ पे वेरिएबल है वो रिजल्ट को शो कर रहा है। तो सी में सम का रिजल्ट है, डी में सब्ट्रैक्शन का, ई में मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट स्टोर हुआ, एफ में डिवीजन का और जी में मॉडुलस डिवीजन का। यहाँ ये देखें, अगर आप स्क्रीन पे परसेंट साइन शो करना चाहते हैं तो यू हैव टू प्रोवाइड परसेंट साइन 2 टाइम्स इन प्रिंट एफ। अगर आप सिंगल टाइम देंगे तो आपके रिजल्ट सही नहीं होंगे क्योंकि परसेंट हमारे पास फॉर्मेट स्पेसिफायर्स के साथ भी यूज होता है। तो अगर आप परसेंट साइन को स्क्रीन पे शो करना चाहते हैं तो आपको 2 टाइम्स यहाँ पे परसेंट साइन देना होगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आएगी। जैसे आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो मैसेज आएगा एंटर फर्स्ट वैल्यू, तो हमने 20 दे दी, 20 स्टोर हो जाएंगे ए में। एंटर सेकंड वैल्यू 6 स्टोर हो जाएंगे बी में। एंड दिस इज द रिजल्ट 20 + 6 = 26, 20 - 6 14, 20 × 6 120, 20 / 6 3 एंड 20 मॉडुलस डिवीजन 6। तो रिमाइंडर जो आया वो 2 आया। आइए एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस और असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए। तो इस एग्जाम्पल में हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ देखिए वॉइड मेन कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट गेट सी एच एंड कर्ली ब्रैकेट ओवर, ये मेन स्ट्रक्चर हो गया हमारे प्रोग्राम का। तो सबसे पहले हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करेंगे जो इस प्रोग्राम में यूज होंगे, क्योंकि हम एरिया ऑफ सर्कल कैलकुलेट कर रहे हैं तो मे बी हमारे जो जवाब हो वो फ्लोटिंग पॉइंट हो, तो इसलिए हमने यहाँ पे वेरिएबल्स को एज ए फ्लोट वेरिएबल्स डिक्लेयर किया हुआ है। फ्लोट एक वेरिएबल का नाम एरिया रखा हमने, दूसरे का रेडियस और थर्ड वेरिएबल का हमने जो नाम रखा है वो रखा है पाई और उसकी वैल्यू दे दी 3.141। तो यहाँ पे हम स्क्रीन रेज कर रहे हैं और उसके बाद हम मैसेज प्रिंट कर रहे हैं एंटर वैल्यू फॉर रेडियस ऑफ सर्कल और स्कैन एफ कमांड यूज कर रहे हैं ताकि रन टाइम पे हम रेडियस इनपुट कर सकें। तो हम जो भी वैल्यू इनपुट करेंगे वो रेडियस वेरिएबल में स्टोर होगी। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल यूजिंग द फार्मूला पाई आर स्क्वायर। तो एरिया इक्वल्स टू पाई मल्टीप्लाई बाय रेडियस इनटू रेडियस। तो ये रेडियस इनटू रेडियस हो गया आर स्क्वायर एंड दिस इज द पाई जिसमें हम ऑलरेडी एक वैल्यू दे चुके हैं 3.141। तो जैसे ही कैलकुलेशन कंप्लीट होगी तो इसका रिजल्ट एरिया वेरिएबल में स्टोर होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम प्रिंट कर देंगे जैसे कि हमने लिखा है प्रिंट एफ एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस %f इज %f। तो फर्स्ट जो %f है यहाँ पे रेडियस आ जाएगा और सेकंड जो %f है इसकी जगह पे एरिया की वैल्यू आ जाएगी। तो जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरह से हमें शो होगी। तो आप देखें सबसे पहले मैसेज आएगा एंटर वैल्यू फॉर रेडियस ऑफ सर्कल, हमने वैल्यू सपोज करें 5 दे दी। तो एरिया ऑफ सर्कल हैविंग रेडियस 5.0000 इज 78। क्योंकि हम फ्लोट यूज कर रहे हैं तो बाय डिफॉल्ट उसके जो 6 डिजिट्स तक डेसिमल पॉइंट के ये शो करेगा रिजल्ट। अगर आप डेसिमल डिजिट्स को कम करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे .2f लिख सकते हैं कि आफ्टर डेसिमल पॉइंट सिर्फ 2 डिजिट्स शो होने चाहिए और यहाँ पर भी %.2f लिख सकते हैं। उम्मीद है कि इन दोनों एग्जांपल्स के बाद अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि हम किस तरह से अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हैं और किस तरह से असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ करते हैं सी लैंग्वेज में। तो आइए अब हम बढ़ते हैं लैब टास्क की तरफ। तो आज हमारे पास जो लैब टास्क है उसमें जो पहला टास्क है वो ये है कि राइट अ प्रोग्राम दैट takes width and length of a rectangle and then calculate and display the area and perimeter of the rectangle। यानी कि ऐसा प्रोग्राम बनाएं जो आपसे लेंथ और विड्थ ले, ठीक है ना, और उसकी वैल्यूज लेने के बाद
रेक्टेंगल का एरिया बताए और उसका पेरीमीटर कैलकुलेट करके दे दे। तो अगर हम थोड़ा सा आउटपुट समझना चाहें तो सैंपल आउटपुट के तौर पे यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है, जब आप इस प्रोग्राम को रन करें तो कुछ इस तरह से शो हो। पहले मैसेज आए एंटर विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल, और जैसे ये मैसेज आए तो स्कैनफ के थ्रू आप इनपुट लें कोई वैल्यू, जैसे फॉर एग्जांपल हमने यहाँ 10 वैल्यू दे दी। उसके बाद दूसरा मैसेज प्रिंट हो एंटर लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, और हमने वैल्यू दे दी 5। तो जैसे ही हम वैल्यू दे दें 5 तो उसके बाद एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैलकुलेट हो, ठीक है ना। तो मैसेज कुछ इस तरह से आना चाहिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हैविंग विड्थ 10 एंड लेंथ 5 इज। अब यहाँ पे रिजल्ट आप शो करवाएंगे कि व्हाट इज द रिजल्ट, ठीक है ना, एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इसी तरह पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हैविंग विड्थ 10 एंड लेंथ 5 इज, तो यहाँ पे रिजल्ट शो होगा, वॉट एवर रिजल्ट जो भी जनरेट करेगा आपका प्रोग्राम। तो हिंट के तौर पे मैं आपको ये बता देता हूँ कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए जो फार्मूला यूज करते हैं इट इज लेंथ एंड विड्थ, और पेरीमीटर के लिए जो हम फार्मूला यूज करते हैं इट इज 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस विड्थ, यानी लेंथ और विड्थ को सम करके 2 से मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम इन फार्मूलाज को अप्लाई करें और यहाँ देखें तो यहाँ शो जो होनी चाहिए वैल्यू इट इज 10 मल्टीप्लाई बाय 5 विच इज 50। तो यानी अगर हम वैल्यू 10 और 5 देते हैं तो यहाँ 50 शो होना चाहिए, और पेरीमीटर की जो वैल्यू आनी चाहिए वो आनी चाहिए हमारे पास 30। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू। तो आइए अब बढ़ते हैं सेकंड टास्क की तरफ। सेकंड टास्क है कि राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट एंड कन्वर्ट्स इट इनटू सेल्सियस डिग्री। तो यानी इसका मतलब ये है कि एक ऐसा प्रोग्राम बनाएं जिसमें फॉर एग्जांपल हम कोई टेम्परेचर दें फ़ारेनहाइट में। हमने जैसे यहाँ आउटपुट शो किया हुआ है एंटर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, तो अगर हम कोई वैल्यू दे देते हैं 67 तो रिजल्ट में क्या प्रिंट होना चाहिए 67 फ़ारेनहाइट इक्वल्स टू 19.44 सेल्सियस। इस प्रोग्राम के लिए भी आपके पास हिंट है कि आई हैव गिवन हियर द फार्मूला टू कैलकुलेट दी फ़ारेनहाइट में से सेल्सियस या सेल्सियस में से आप फ़ारेनहाइट कैलकुलेट कर सकते हैं, और बेस वैल्यू भी दी हुई है कि 32 फ़ारेनहाइट जो है इट इज़ इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलिएगा, एंड फॉर मोर वीडियोस एंड अपडेट्स कीप वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल यासिर लर्निंग हब।